हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जहां मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं ईवीएस पेडागोजी, कंप्लीट ईवीएस पेडागोजी विद थ्योरी। थ्योरी यहाँ पे ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल साइंस, और इन्वायरमेंटल साइंस क्लास थर्ड से स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट ईवीएस पेडागोजी जो है क्लास थर्ड से स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के हिसाब से ईवीएस पेडागोजी। देखिए, ईवीएस इनका मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण जो होती है वो कक्षा 3 से लेकर 5 तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। उससे पहले अगर कोई पूछे पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाता है, तो कक्षा 1 एवं 2 में ये गणित के साथ, गणित और हिंदी के साथ या भाषा के साथ मिला के पढ़ाया जाता है पर्यावरण। ठीक है, और कक्षा 3 के बाद से क्या हो जाता है, आपका एक सेपरेट टॉपिक पर्यावरण स्टार्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं पर्यावरण के अंदर थीम कौन कौन सी हैं। पर्यावरण के अंदर थीम की बात करी जाए तो देखिए, पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, और परिवार और मित्र के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो वो हैं आपसी संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके हिसाब से कैसे आता है, उन्हें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी थीम है या कौन सी थीम नहीं है। तो परिवार एवं मित्र, इसके अंतर्गत आप आपसी संबंध सीखते हैं, कार्य करना, खेल खेलना सीखते हैं, जानवरों से प्रेम करना, जानवरों को पालना सीखते हैं, पौधों की रक्षा करना, पौधों के बारे में सीखते हैं। तो ये थीम के ऊपर आपके अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड है ईवीएस के अंदर। ऐसे ही भोजन को लेकर कई सारे चैप्टर्स डिवाइड होंगे, ऐसे ही पानी को लेकर कई सारे चैप्टर डिवाइड होंगे, आवास को लेकर कई सारे चैप्टर डिवाइड होंगे आपके लिए, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये 6 की 6 थीम याद रखनी है। 6 थीम होती हैं। इसके अलावा जो परिवार एवं मित्र है उसमें 4 आपकी क्या होती हैं, सब थीम होती हैं। ठीक है, इन सब थीम्स को आपको याद रखना है। तो 6 थीम हो गई और 4 आपकी क्या हो गई, उसकी सब थीम हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर ईवीएस में बात करी जाए तो 10 संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला इंडिकेटर है अवलोकन और रिपोर्ट करना। ये इंडिकेटर किसके लिए होते हैं, तो आकलन के लिए होते हैं। आकलन हेतु ईवीएस में 10 प्रकार के संकेतकों का प्रयोग किया जाता है आकलन मूल्यांकन हेतु। तो कैसे आप टीचर आपका मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन के संकेतक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है मेन और इम्पोर्टेंट संकेतक है आपके लिए अवलोकन और रिपोर्ट करना। ईवीएस में अवलोकन को बहुत महत्वता दी गई है। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे आदि बना के पूछना बच्चे से, वो आपका अवलोकन कहलाता है। दूसरा है चर्चा करना। आपको देखा होगा क्लास के अंदर डिबेट्स होती हैं, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना, ये ईवीएस का प्रमुख आकलन हेतु इंडिकेटर है। अगला है बच्चे से बच्चे की अभिव्यक्ति लेना, मतलब बच्चे उसको, आपने जो चैप्टर पढ़ाया है उसको किस तरीके से बोल के बता पा रहे हैं। चित्र द्वारा आप बच्चों को चित्र बनवा सकते हैं, उनके हाव भाव से पहचान सकते हैं, सृजनात्मक लेखन करवा सकते हैं, बच्चों से हाथों से कुछ बनवा कर देख सकते हैं। इसके अलावा चौथा इंडिकेटर होता है व्याख्या। आप बच्चे को तर्क देकर उत्तर देने के लिए कहिए, तर्क के आधार पर चीज़ों का संबंध जोड़ना बताइए, ये व्याख्या कहलाता है। वर्गीकरण, बच्चे अगर वर्गीकरण करके दिखा रहे हैं तो वो इसका मतलब वो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। समूह बनाना, समानता, अंतर करना। प्रश्न करना, बिल्कुल सही, प्रश्न करना ईवीएस का एक संकेतक है, जिसमें बच्चे की जिज्ञासा मालूम पड़ती है हमें, समालोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, अच्छे प्रश्न बनाना, ये सब किसकी चीज़ होती है, प्रश्न करना के अंतर्गत आता है। विश्लेषण, पूर्वानुमान लगाना, परिकल्पना करना, निष्कर्ष निकालना, ये विश्लेषण का पार्ट है। प्रयोग करना ईवीएस का एक प्रमुख संकेतक है, प्रयोग करना, वस्तुओं का जुगाड़ और प्रयोग करना। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बच्चों में थोड़ी संवेदनशीलता को बढ़ाना, इसको लेकर प्रति सरोकार, ये न्याय के प्रति सरोकार और समानता के प्रति सरोकार। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आया है। और सहभागिता, सहभागिता का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, पहल करना, साथ मिलकर काम करना। ठीक है, आगे है बच्चों के पूर्व अनुभव को अध्यापक। अब देखो यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के पूर्व अनुभव से उसको जोड़ना। प्रस्तावना ऐसी हो कि बच्चों को उसके पूर्व अनुभव से आप जोड़ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईवीएस पेडागोजी के अंदर बच्चों के पूर्व अनुभव से आप इनको जोड़ना। शिक्षण विधियाँ ऐसी हों
जिसमें क्या हो, बच्चों का पूर्वानुभव जो है काम आ रहा हो। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है। तो इसमें क्या है, दिख रहे हो आगे, एक टीचर जो है क्या कर रही है, बच्चों का अवलोकन कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं और टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चे का अवलोकन कर रहे हैं। तो अवलोकन रिपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, परंतु बच्चों के अधिगम को सुधारने के लिए होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अवलोकन रिपोर्ट के लिए नहीं होता है, बच्चों के अधिगम को सुधारने के लिए होता है। चलिए अगला है उचित समय पर पृष्ठ पोषण देना, स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग शब्द किसने दिया, स्कैफ फोल्डिंग किसने शब्द यूज किया था, तो यूज किया था वाइगोत्स्की ने। किसने किया था, वाइगोत्स्की ने यूज किया था ये शब्द स्कैफ फोल्डिंग। और उन्होंने बताया था कि सहपाठी अधिगम या स्कैफ फोल्डिंग जो होती है बच्चे को उचित मार्गदर्शन करती है और आकलन करने में मदद करती है। अध्यापक द्वारा अवलोकन, ये इंपॉर्टेंट है ही, और उचित समय पर पृष्ठ पोषण देते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक की डायरी में दर्ज किए गए ब्यौरे। आप टीचर क्या, एज ए टीचर आपको क्या करना है, जो बच्चे की एक्टिविटी होती है उसको आप कॉलेज डायरी, स्कूल डायरी, टीचर डायरी होती है, उस टीचर डायरी में आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, असेसमेंट एज लर्निंग, सहपाठी अधिगम या स्व अधिगम। असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग। देखो बच्चों को स्व अधिगम के प्रति आकर्षित करना आकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, लेकिन अध्यापक का इस बारे में धैर्य रखना चाहिए। स्व अधिगम अथवा स्व आकलन करने के लिए योग्यता का विकास एक धीमी प्रक्रिया है। देखो स्व अधिगम या स्व आकलन बच्चा स्वयं से कर सकता है, लेकिन उसके लिए कई बार उसको सीखना पूर्वक, लगन पूर्वक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है किसका, ईवीएस का। तो ईवीएस में असेसमेंट एज लर्निंग होता है, स्वपाठी अधिगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आकलन का मूल्यांकन, और अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या करना है, आकलन कैसा होता है, इसको एफए बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका वीकली, डेली और मंथली हो सकता है, लेकिन सभी को मिला के एक आपका असेसमेंट होता है, उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, योगात्मक आकलन कहा जाता है। योगात्मक आंकड़े, अधिगम का आकलन इसको कहते हैं। हमने अधिगम के लिए आकलन पढ़ लिया, असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ लिया, अधिगम के समान आकलन पढ़ लिया, और अब बात करते हैं अधिगम का आकलन। तो तीन प्रकार के आकलन होते हैं, अधिगम के लिए आकलन जो परीक्षा पढ़ाई के दौरान किया जाता है, और जो परीक्षा के बाद होता है उसको कहते हैं अधिगम का आकलन, और जो बच्चा स्वयं का आकलन करता है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा था स्व या सहपाठी अधिगम, तो इसका मतलब होता है बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा है, और लास्ट में टीचर क्या करता है, आपका अधिगम का आकलन कर देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईवीएस थ्योरी की। देखिए ईवीएस थ्योरी में हमने क्लास 5, 4, 3, 4 इन सबको मैंने लेके बात करी है। आप इसमें एक एक करके देखते जाइए और सबको समझते जाइए। देखिए यहाँ पे हर चैप्टर से मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट उठाए हैं, उन पॉइंट्स को आपको समझना है। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये रेशम के कीड़े को लेकर मैंने बात बताई थी एक चैप्टर में। अगले चैप्टर में एक बात करी गई थी, सन 2004 दिसंबर में क्या आया था, सुनामी आई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सुनामी किस ईयर को आई, 2004 दिसंबर में आई थी। ठीक, स्लॉथ, एक क्या होता है, एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन भालू नहीं होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटके मस्ती से सोते रहते हैं। तो क्या करते रहते हैं, दिन के करीब 17 घंटे सोते हैं, पेड़ पर रहते हैं, उसी के पत्ते खाते हैं, इसलिए उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष इनका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष होता है। ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो सप्ताह में तो एक बार नीचे आता है, और 40 वर्ष का इनका पूरा जीवन होता है, जिसमें सिर्फ 8 बार पेड़ बदलते हैं ये। ठीक है, तो 17 घंटे लगभग क्या करते रहते हैं, ये सोते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ के दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर डिसाइड करता है कि उसके उस दरवाजे के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा, बाघ पाया कहाँ जाता है, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर का घाना, इनमें जंगलों का शिकार मना है। तो वहाँ पर हमारे क्या है, ये बाघ रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक कालबेलिया नाच होता है। कालबेलिया नाच किसका नाच है, एक सपेरों का नाच होता है। क्या तुम जानते हो हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, जिसमें एक होता है नाग। ये देखो ये नाग बना हुआ है,
दूसरा होता है करैत, ये देखो ये करैत है। तीसरा होता है दोबोइया, ये दोबोइया है। और चौथा होता है अफाई, अफाई। जब किसी को सांप काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत से उस शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर को बचने का एक ही उपाय है, जहाँ काटा है वहाँ पर सीरम की, जिस तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए सीरम दिया जाए। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मिलता है। एक नाग गुम्फन है। नाग गुम्फन पूछा जाता है, नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली रंगोली है। ठीक है, नागों के नाग उसमें बनते हैं कई प्रकार के। देखिए, एक डॉक्टर बोमोन ने एक तालिका दी थी, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो पाचक रस हमारे पेट में होते हैं, वही पाचक रस अगर बाहर हो तो कितनी देर में खाना पचा पाएंगे? तो सामान्यतः ये देखा गया है कि पेट के अंदर हमारा पाचन और बाहर के पाचक रस में पाचन में लगभग आधा अंतर होता है। कच्चा दूध या उबला दूध हमारे 2 घंटे में पचते हैं, तो वो बाहर अगर पचाए जाएंगे तो 4 घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो दुगना समय लगता है बाहर पचने में। ठीक है, मामिडी तांड्रा क्या है? मामिडी तांड्रा क्या है? मामिडी तांड्रा आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को कहा जाता है मामिडी तांड्रा। ठीक है, एक होता है शिकारी पौधा, जिसे नेपेंथिस कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में भारत के स्पेशली मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये नेपेंथिस पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? ये कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, इसमें ढक्कन और ढक्कन से एक गंध आती है, कीड़े मकोड़े उसमें आकर्षित होते चले जाते हैं और बाद में इसके क्या है, ये उसको खा लेता है। ठीक है, अब देखिए वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? जो आपके चप्पल जूते होते हैं वहाँ पे उस पर चिपकाते हैं हम लोग। चप्पल है, जूता है, बैग है, उसमें चर सी जो आवाज आती है, तो उसको वेलक्रो कहते हैं। वेलक्रो बनाया किसने था? तो क्वेश्चन आता है वेलक्रो किसने बनाया? तो 1948 की घटना है। जॉर्ज मैस्ट्रल ने अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए। चट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों के छोटे छोटे हुक थे, तो हुक से हुक देख के उन्होंने क्या किया, एक वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। तो जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेलक्रो बनाया था। किसने बनाया था? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। क्वेश्चन ये आता है कि कौन कहाँ से आया है। देखिए, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? यहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ना और वहां से क्वेश्चन आया। देखो, दक्षिणी अमेरिकी मिर्ची रानी। मिर्ची रानी कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है। मसालों की है पटरानी। मूंगफलू आलू अमरूद धूम मचाते करते। साथ टमाटर आए जी, भिंडी है अफ्रीका की। देखो, भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की है। और मिर्च कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। तो यूरोप किधर से आए? तो मिर्ची याद रखना दक्षिण अमेरिका की है, भिंडी अफ्रीका की है, और यूरोप से आए हैं गोभी मटर। चाय असम की बाई जी। चाय कहाँ से आई है? असम से आई है। चली चीन से सोयाबीन। तो चीन, सोयाबीन कहाँ से चली है? चीन से चली है। पहुंची अमेरिका बजाती बीन। रौब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये भाई बहन है सब देसी। तो ये सब भारत की पैदाइश है। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, ये कहानी है, कहानी की एक कविता है। कविता से आपको क्या है, चीज़ें समझाई गई। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। यूरोप से गोभी मटर आया, भिंडी से अफ्रीका से आई, दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई। ठीक है, एक तालाब था, घुड़सीसर तालाब। राजा घड़सी ने तालाब बनवाया था, घड़सीसर तालाब। सर माने होता है तालाब। 650 साल पुराना तालाब था। इसमें क्या थे, एक तालाब से कई सारे तालाब जुड़े हुए थे। 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, एक का पानी दूसरे पानी में जाता रहता था। ठीक है, ये दड़की माई की कहानी है, राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली थी। आगे बात करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रखा था अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी कहाँ से आए थे? अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। अलबरूनी का लगभग 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए, इसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए तो उसका नाम था उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ उन्होंने कई किताबें लिखी और उसके बारे में, भारत के बारे में उन्होंने बात करी। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। मृत सागर क्या है? मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ठीक है, 300 ग्राम नमक होता है, यानी कि 1:3 का रेशियो है, 7:3 का रेशियो है। 1000 ग्राम में
700 ग्राम अगर पानी है तो 300 ग्राम उसमें नमक है, इसलिए उसमें लोग तैरते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नमकीन सागर भी कहा जाता है मृत सागर। आगे देखते हैं रोनाल्ड रोज की कहानी। रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, मच्छर को पता लगाया था कि मलेरिया को सिर्फ और सिर्फ कौन फैलाता है, मच्छर फैलाता है। मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती थी, तो देखो मलेरिया की जांच आपने देखा होगा, मच्छर कौन सा मच्छर मलेरिया पैदा करता है, तो मलेरिया मादा मच्छर पैदा करती है। मादा मच्छर का नाम है एनाफिलीज। मलेरिया की दवाई, तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से। पहले लोग तो छाल को उबालकर छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है। ये कहानी है किसी खेल खेल में बताई गई कहानी है, बछेंद्री पाल की कहानी है। ध्यान रखना, बछेंद्री ने 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। ये तो बछेंद्री की कहानी है, तो ध्यान रखना। डेट कब है, तो 23 मई 1984। नेपाली नाम माउंट एवरेस्ट का क्या है, तो सागर माथा है। डेट याद रखना, 23 मई 1984, 1984। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कब गई थी, तो 9/12/2006 को गई थी। कब गई थी, 9/12/2006 को गई थी। वहाँ पर उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी थी, सॉरी कई सारी चीज़ें देखी, तो उसके बारे में यहाँ पे आके बच्चों को बताया। ये जमीन से खजाना, जमीन के खजाने को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। पश्मीना, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो बकरियां, ऐसी बकरियां, खास तरह की बकरियां हैं जो कि एक चांगपा जनजाति है वो पालती है। और पश्मीना को बुनने के लिए लगभग 250 घंटे बुनाई होती है, तब जाके एक पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। ठीक है, श्रीनगर के घर देखिए एक नज़र में। श्रीनगर के बाहर आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे तक हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ के पुराने घर में खासकर जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, इसे डब कहा जाता है। ध्यान रखना, डब कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पत्थर के ऊपर रखे वो बनाए जाते हैं, पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने घर होते हैं। भूकंप कब आया था, तो ध्यान रखना, जनवरी 26 जनवरी को, जब सब लोग 26 जनवरी की परेड देख रहे थे, तभी अचानक से एक भूकंप आया था। भूकंप की टीवी पर एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 26, 2001 को अहमदाबाद में भुज में भूकंप आया था। कहाँ आया था, भुज में भूकंप आया था, जनवरी 26, 2001 को आया था। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में कौन काम करता था, ये सूर्यमणि काम करती थी। जंगल का अधिकार कानून हमारे देश में कब बना, 2007 में बना था। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनको वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। सूर्यमणि का तोरांग था, तोरांग क्या है, 21 साल की थी, उसने 22वीं दीदी के, तो तोरांग क्या होता है, तोरांग का मतलब होता है झारखंड की कुड़ुक भाषा में जंगल। तो पूछा जाएगा तोरांग कहाँ का शब्द है, तो आप कहोगे तोरांग जो है झारखंड का शब्द है। कहाँ का है, झारखंड से लिया गया शब्द है, झारखंड का शब्द है। ये कुड़ुक समाज झारखंड का है। इस तोरांग में क्या होता है, उन्होंने एक जगह बनाई, उस जगह का नाम रखा तोरांग। और तोरांग में क्या करते हैं ये लोग, तरह तरह के ढोल, किताबें सब संभाल के रखी जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं झूम कल्टीवेशन की। झूम खेती क्या होती है, स्लैश एंड बर्न क्रॉप कहते हैं इसको। वहीं के वहीं जला देते हैं, उसके बाद उसको, और जब खेती पक जाती है तो एक नृत्य होता है, चेराओ नृत्य। कहाँ पाया जाता है, कहाँ किया जाता है ये, तो ये मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्लास 3rd 4th के ईवीएस की बात करते हैं, तो बांस से बना पुल कहाँ होता है, तो असम में होता है। ट्रॉली से कैसे जाते हैं, तो लद्दाख में जाते हैं। बल्लम नदी में से पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव होती है, वो कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, सीमेंट के पुल होते हैं। ऊँट गाड़ी कहाँ का है, तो राजस्थान का है। बैलगाड़ी कहाँ का है, तो मैदानी इलाकों का है। साइकिल की सवारी मैदानी इलाकों में होती है। जंगल में जाते बच्चे, ठीक है, ये पहाड़ों पर होता है। बर्फ पर चलते बच्चे उत्तर की पहाड़ियों में है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में है।
हाथी के बारे में समझते हैं। हाथी, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है और बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इसलिए उसके शरीर को ठंडक मिलती रहती है, ठीक है। और गर्म लगती है तो कान से पंखे से हवा कर लेता है वो। तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने किलोग्राम पत्ते खाता है, तो 100 किलोग्राम पत्ते खाता है। फिर बात करेगी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। मतलब हथिनी और बच्चे ही रहेंगे झुंड के अंदर, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड होगा उसमें 10-12 कौन कौन होगा, हथिनियाँ होंगी और बच्चे होंगे। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो उस झुंड का मतलब है, झुंड अगर होगा, झुंड में सिर्फ 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होंगे, और जैसे ही जो मेल हाथी होगा वो 14-15 साल बाद क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा। अमृता बिश्नोई की कहानी है। खिजड़ी एक पेड़ होता है रेगिस्तान में, वो एक कुछ बिश्नोई इलाके में ही पाया जाता है, उसकी वो लोग पूजा करते हैं। तो उसको बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, बिश्नोई आंदोलन कहते हैं। RT 2009 क्या है, 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। मधुमक्खी के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई। देखो सितंबर में मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया जाता है, दिसंबर में वो पीक पे होता है, ठीक। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, वेट लिफ्टर थी। उन्होंने 130 किलोग्राम वजन उठाया था। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक जिला है, वहाँ से ली गई है। इसमें क्या क्या रंग भी खास तरह के होते हैं, नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का इस्तेमाल लाया जाता है। कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। और वीवर पक्षी क्या होते हैं, जो बहुत प्यारा सा घोंसला वो बनते हैं, उसको वीवर पक्षी कहा जाता है। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे वो अंडे देती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ चुका है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखो ओक की एक पहचान है। ओक क्या करता है, ओक जो पेड़ होता है रेगिस्तान का ओक, उसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई तक चली जाती हैं, और जहाँ पानी होता है वहाँ तक फैली रहती हैं। इसीलिए कभी कभी जब पानी खत्म हो जाता है रेगिस्तान में, तो उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों में पाइप डाल के वो लोग पानी खींच लेते हैं, पानी निकालते हैं। बिहू कहाँ होता है, बिहू असम का त्योहार है, ठीक है। पोचमपल्ली कहाँ की है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य की है। देखो हांगकांग में रहती हूँ, लीचेन कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। तो जो लोग हांगकांग में रहते हैं उनको सांप खाना पसंद होते हैं, और वो लिंग हु फेन खाते हैं, ठीक है। जब सांप खाने की इच्छा होती है उसको कहते हैं लिंग हु फेन। कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। सरसों के तेल में बनी मछली हमें बहुत पसंद है। हम जब गोवा गए थे हमने मछली खाई थी, और नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई थी, ठीक है। मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर में आंगन में ही उगती हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। तो केरल में टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और हांगकांग में क्या है, लिंग हु फेन। ब्रेल लिपि क्या होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए लुई ब्रेल, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी। आगे देखते हैं घर कैसे होते हैं। तो असम के घर कैसे होते हैं, 10 से 12 फुट, लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, लकड़ी के बने होते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मनाली में। मनाली में कैसे होते हैं, बारिश बहुत का होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, ठंड ज़्यादा होती है, धूप में अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर के होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं मनाली में। और राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है, तो हम लोग मिट्टी घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हाउस बोट है, इसको कहते हैं चार चिनारी। क्या कहते हैं, चार चिनारी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, तो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों से बना है। तो पोचमपल्ली किसके लिए है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना का है, ठीक है। नीचे दिए गए किस राज्य में लोग ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, घर कहाँ है, घर ऊपर है लगभग 10 से 12 फुट। 10 से 12 फुट का मतलब होता है
साढ़े तीन मीटर, तो वहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है असम में। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ में दिखाई? देखो 6 हमने आपको थीम बताई थी, उसमें कौन सा नहीं है? चीज़ें कैसे काम करती हैं, चीज़ें हम बनाते और करते हैं, प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ, एक है। तो चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं, ये किस में एक थीम हमारी है। चीज़ें कैसे काम करती हैं वो नहीं, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं वो आपकी थीम है। वेरी गुड। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा, देखो सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार है, समानता के प्रति सरोकार है, लेकिन अवधारणा मानचित्रण नहीं है। अगला है, कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ है? तो झारखंड में बताया था अभी मैंने। तो ये आपको, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस व्यापारी किस देश से बुलाए थे? तो मिर्ची हमने अभी कहानी पढ़ी थी, तो दक्षिणी अमेरिका से आई मिर्ची, ठीक है। तो मिर्ची के बारे में हमने पढ़ा था। ये मेरे कुछ पुराने वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे वीडियोस का। और मेरी एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में और वीडियो देखेंगे।